हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसके अंतर्गत टॉपिक चल रहा है हमारा समास। और समास के भेद होते हैं हमारे 6। आज इन समास के 6 भेदों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। समास के भेद, और समास के ये 6 भेद में एक भेद होता है हमारा अव्ययी भाव समास। और अव्ययी भाव समास की कंडीशन है हमारी, जो जहां पहला पद प्रधान हो तथा ये प्रथम पद ये प्रथम पद अव्यय, ये प्रथम पद उपसर्ग, निपात, अव्यय अव्यय में से कोई एक हो, ये क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा, अव्ययी भाव समास का समस्त पद इस अव्ययी भाव समास का समस्त पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग ना होकर, समस्त पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, समास का समस्त पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग ना होकर नपुंसक लिंग का होता है। नपुंसक लिंग का होता है। तीसरा, अव्ययी भाव समास में पदों की आवृत्ति पद नहीं कहेंगे, शब्दों की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के होती है। बिना योजक चिन्ह के होती है।
क्लियर। ये 3 कंडीशन में से आपको कोई एक कंडीशन भी अगर याद है तो भी आप अव्ययी भाव समास के सभी एग्जाम्पल को कर लोगे। यदि वो प्रथम पद उपसर्ग अर्थात शब्दांश हो, जो किसी शब्द के आगे लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं, वो शब्दांश होगा, शब्द नहीं होगा। निपात वे अविकारी शब्द होते हैं जो किसी लिंग वचन कालकार में बदलते नहीं, जैसे तथा है, यथा है, इति है, साथ है, तक है, भी, तो, ये सब क्या केवल मात्र, ये सब निपात होते हैं। अव्यय हम उन्हें कहते हैं जो किसी लिंग वचन काल कारक में बदलते नहीं है, जो 4 प्रकार के होते हैं। काल, स्थान, परिमाण, रीति का ज्ञान कराते हैं, जो आज, कल, परसों है, आगे पीछे, ऊपर नीचे है, छोटा बड़ा है, अंदर बाहर, सॉरी, ठीक है, अधिक बहुत है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, अविकारी, अचानक है, एकाएक, सहसा, ये सारे अव्यय कहलाते हैं। नपुंसक लिंग संस्कृत में होता है क्योंकि हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन चूंकि समास वाला जो टॉपिक है ये संस्कृत से लिया हुआ है हिंदी के अंदर, इसीलिए जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग ना होके नपुंसक लिंग शब्द होते हैं वो भी क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव। जैसे हिंदी के अंदर फल जो है हमारा वो नपुंसक लिंग शब्द है, ना वो पुल्लिंग में आता ना स्त्रीलिंग में। ऐसे बहुत सारे उभयलिंगों में प्रयोग करते हैं हिंदी के अंदर, संस्कृत में उसकी जगह हम क्या प्रयोग करते हैं, नपुंसक लिंग, क्योंकि जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग नहीं है। अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के होती है, जैसे दिनों दिन है, रातों रात है, बातों बात है। अगर अव्यय होगा बीच में योजक चिन्ह होगा तो द्वंद्व समास होगा, अव्यय निपात उपसर्ग होगा तो क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। अब इसके एग्जाम्पलों को समझो, इन कंडीशन पे हम इनको साथ प्रूव करते हैं। पहली कंडीशन क्या है जी, यदि पहले उपसर्ग होगा, उपसर्ग के साथ में कोई शब्द होगा तो वो बनाएगा अव्ययी भाव समास। पहली कंडीशन आपकी ये हो गई। अब कैसे बनाएगा जी ये भी देख लो। यहाँ पे हमने शब्दांश ले लिया प्रति, यहाँ पे ले लिया हमने दिन, और इससे अव्ययी भाव समास बन गया प्रतिदिन। ऐसे ही हमने यहाँ पे ले लिया आ, इसमें ले लिया जन्म, तो ये क्या बन गया हमारा, आ जन्म अव्ययी भाव समास। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल अव्ययी भाव समास के हैं। ये शब्द है, ये शब्दांश हैं जो आगे उपसर्ग के रूप में यहाँ पर आए हैं। हमने दूसरा शब्द ले लिया यहाँ पे परा, इसमें ले लिया कर्म, ये क्या बन गया, पराक्रम। हमने फिर यहाँ शब्दांश ले लिया परि, इधर लगाया आवरण, ठीक है, इससे क्या बना लिया, पर्यावरण। ये पर्यावरण, ये पराक्रम, आजन्म, प्रतिदिन, न तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग, बल्कि क्या है, नपुंसक लिंग। ऐसे ही हमने यहाँ पे ले लिया निर, इसमें लगाया धन, तो ये क्या बन गया हमारा, निर्धन। ये क्या बन गया हमारा, निर्धन। यहाँ पे हमने ले लिया दुष्, और इसमें लगाया साहस शब्द, और ये दुस्साहस, ये भी क्या बन गया हमारा, अव्ययी भाव समास। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि सामासिक पद में यदि कहीं आपको उपसर्ग दिखाई दिया तो वो अव्ययी भाव समास। उसका रीजन क्या है, क्योंकि उपसर्ग भी किसी लिंग वचन काल कारक में बदलते नहीं। इसका नाम अव्ययी भाव क्यों पड़ा, इसमें एक शब्द है अव्यय, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अव्यय है। तो यानी कि अव्यय हिंदी में कौन कौन से होते हैं जो कभी बदलते नहीं है, उपसर्ग, निपात और ये खुद अव्यय। यानी कि ये 3 चीज ऐसी है जो किसी भी लिंग वचन काल कारक में बदलते नहीं है, जैसे हैं उनका वैसा ही प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद आ जाओ दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी जी हमारी, दूसरी कंडीशन में ये था कि पहले एक निपात होगा, उसके साथ कोई शब्द बनेगा, जुड़ेगा, और उससे बन जाएगा हमारा अव्ययी भाव। उससे क्या जुड़ जाएगा हमारा, अव्ययी भाव समास होगा। उससे क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है जी। तो ये हो गया, ये हो गया जी, ये हो गया जी। ठीक है। तो निपात में क्या है, यथा, इसके बाद में हमने यहाँ पे शक्ति ले ली, तो ये क्या हो जाएगा, यथाशक्ति। ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ तथा, योग्यता,
तो इससे सामासिक शब्द क्या बन जाए, तथा योग्यता मतलब योग्यता के अनुसार। इसके बाद में यहाँ ले लिया इति सिद्धम, तो इससे सामासिक पद क्या बन जाएगा, इति सिद्धम। जिसको सिद्ध कर दिया गया तो उसको बोलते हैं इति सिद्ध। यहाँ हो जाएगा भर, यहाँ पर शक, तो ये हो जाएगा भरसक प्रयास किया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा यथा, इसमें क्रम, और इससे क्या बन जाएगा, यथाक्रम। इसके बाद में यहाँ पे तथा, यहाँ पे हो गया सामर्थ्य, इससे बन जाएगा तथा सामर्थ्य। इसके बाद में यहाँ पे भर, इसके बाद में पूर्व, तो ये क्या बन जाएगा, भरपूर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भरपूर। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, इसमें कोई भी पुल्लिंग नहीं है, ना कोई इसमें स्त्रीलिंग है। इसमें भी कोई भी शब्द ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग। भाई जिसको लिंग की पहचान है, जैसे मोर है पुल्लिंग है, मोर नहीं स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो ये अपने आप में पहचान लेगा जिसको लिंग की पहचान है अव्ययी भाव। क्योंकि अव्ययी भाव समास का समस्त पद कभी भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं होता। तो कौन कौन सी कंडीशन हमारी अप्लाई हो गई जी, एक तो अप्लाई हो गई जी हमारी ये वाली उपसर्ग और निपात। अब आ जाओ तीसरी। तीसरी क्या है जी हमारी, तीसरी है कंडीशन हमारी अव्यय। तीसरी कंडीशन देखो, यहाँ पे कोई अव्यय आ गया, इसके साथ में अव्यय हो या फिर कोई शब्द हो, तो इससे भी क्या बनेगा, इससे भी बनेगा अव्ययी भाव समास। इससे भी क्या बनेगा, अव्ययी भाव समास बने। कैसे, अब यहाँ पे आप कोई अव्यय ले लो, जैसे मैंने यहाँ ले लिया आज तक, तो आज तक क्या है, अव्ययी भाव। यहाँ मैंने ले लिया कल परसों, तो ये कल परसों क्या है जी, अव्ययी भाव। यहाँ पे मैंने ले लिया धीरे धीरे, यहाँ पे ले लिया मैंने आगे पीछे, यहाँ पर एका एक, एक है एक, ये सब क्या है जी, अव्ययी भाव समास। तो इसमें ये आज कल धीरे आगे एकाएक, ये सारे के सारे क्या है, अव्ययी भाव समास। रीजन क्या है, क्योंकि ये अव्यय पद है। अव्यय क्या होते हैं, किसी लिंग वचन काल कारक में बदल नहीं सकते। आज का आजे या आज ही नहीं बना सकते, कल तक का तके या तकी, कल का कले या कली, परसों का धीरे का, आगे का एकाएक, इनको आप किसी भी लिंग वचन काल कारक में बदल नहीं सकते। इसलिए ये सारे के सारे क्या है, न तो पुल्लिंग है, न स्त्रीलिंग, न पुंसकलिंग है। ये सारे के सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो आपको जो कंडीशन बताई गई, ये उपसर्ग वाली कंडीशन हो गई, निपात वाली हो गई और अव्यय वाली हो गई। अव्ययी भाव समास के समस्त पद पुल्लिंग व स्त्रीलिंग को छोड़ के किसका होगा, नपुंसक लिंग का होगा। ये ध्यान रखना है। अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के होती है। तो शब्दों की आवर्ती, तीसरी कंडीशन देखिए, बिना योजक चिन्ह के कैसे करोगे जी शब्दों की आवर्ती, अव्ययी भाव समास में। जैसे यहाँ ले लिया हमने अव्ययी भाव समास, और यहाँ ले लिया हमने द्वंद्व समास। क्या ले लिया जी, यहाँ द्वंद्व समास। ये अव्ययी भाव हो गया, ये हो गया जी द्वंद्व समास। दोनों में अंतर देखिए क्या है। यहाँ हमने शब्द लिया दिनों दिन, अव्ययी भाव है, रातों रात अव्ययी भाव है, हाथों हाथ अव्ययी भाव, कानों कान अव्ययी भाव, लातों लात, लातों लात अव्ययी भाव, बीचों बीच, बीचों बीच अव्ययी भाव। ठीक है जी।
ये सारे दिनों दिन, रातों रात, हाथों हाथ, कानों कान, बातों बात, रातों रात, बीचों बीच, सब अव्ययी भाव के हैं। अब यहाँ पर हम इनको करेंगे दिन और दिन, ये द्वंद्व समास कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, रात और रात द्वंद्व समास है। यहाँ पे हाथ और हाथ, और ये क्या है जी, कान और कान, और ये क्या है जी, लात और लात, और ये क्या है जी, बीच और बीच। ऐसे ही यहाँ पे हमने किया बातों बात, बातों बात, ये क्या बन जाएगा, अव्ययी भाव समास। और ये क्या बन जाएगा, बात बात द्वंद्व समास। बीच में अगर हाइपन आता है, इसको कहते हैं योजक चिन्ह हाइपन, ठीक है, तो वो बनेंगे द्वंद्व समास के। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान हो गए, और दोनों पद प्रधान समास द्वंद्व समास का होता है। लेकिन अगर यही शब्द बिना योजक चिन्ह की आवर्ती करे तो ये क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास। क्यों, कहाँ है कंडीशन, ये रही, ये हम तीसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के होती है। अगर बिना योजक चिन्ह के इस तरीके से आवर्ती हुई तो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी की सारी कंडीशन आपकी हो गई। द्वंद्व और अव्ययी भाव समास में अंतर समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो अव्यय किसे कह रहे हैं जी, जो किसी लिंग वचन काल कारक में बदलते ना हो, ये सारे अव्यय है। क्योंकि आप इनको किसी भी लिंग वचन काल कारक में बदल नहीं सकते, ठीक है। जैसे लड़का है तो लड़की बना लोगे आप, ठीक है, तो वो अपने आप में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये चार विकारी शब्द होते हैं, बदल जाते हैं लिंग वचन में। लेकिन अविकारी अव्यय शब्द ये बदलते नहीं, ना इनको बदल सकते। यथा का क्या बनाओगे, यथी, यथे बनेगा ही नहीं, तथा तथी बनेगा ही नहीं, इति भर, इनमें से किसी को भी आप किसी लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो अगर ये क्लियर हो गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। किसी का डाउट है तो अपना डाउट क्लियर कीजिए। दूसरा समास पढ़ेंगे हम, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का होता है जहां दोनों पद प्रधान हो। इससे पहले वाली क्लास में मैं इनकी सबकी डेफिनेशन लिखवा चुका हूँ, इनके भेदों की चर्चा कर चुका हूँ, ठीक है। तो जहाँ दोनों पद प्रधान हो का मतलब क्या हो गया, जैसे यहाँ पर गुरु भी प्रधान है और शिष्य भी, तो गुरु शिष्य क्या हो गया, द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए, ठीक है जी। इसके बाद में क्या है, ये है जी आपकी पहली कंडीशन, ये है आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में आ जाओ, विलोम शब्द, सभी विलोम शब्द इसके उदाहरण है, सभी विलोम शब्द द्वंद्व समास, लाभ हानि, जय पराजय, दिन रात, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाएंगे हमारे द्वंद्व समास। जहां प्रतियोगिता हो, जहां प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्वता हो, वो क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव। प्रतियोगिता कैसे होती है, कर्ण अर्जुन की प्रतियोगिता है, राम और रावण की भी प्रतियोगिता है, कृष्ण और कंस, किसकी, झूठ जीतेगा या सच जीतेगा, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है। भाजपा कांग्रेस, ये भी प्रतियोगिता है, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है।
ईमानदार और बेईमान, विलोम शब्द भी है और इनके बाद में प्रतिद्वंदता भी है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ कंडीशन, जहां विकारी शब्द, जहां विकारी शब्द, विकारी शब्दों के, विकारी शब्द के बीचों बीच योजक चिन्ह लगाओ, योजक चिन्ह लगा हो। विकारी शब्दों के बीच योजक चिन्ह कैसे लगेगा? माता पिता, संज्ञा है, सर्वनाम, अपना, पराया। इसके बाद हरा हरा, चल चल। ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, ये विशेषण है, ये क्रिया है। और संज्ञा सर्वनाम विशेषण को ही हम विकारी शब्द कहते हैं। और इन सब के बीच में क्या आया है? इन सब के बीच में आया है हाइपन, जिसको कहते हैं हिंदी में योजक चिन्ह या संयोजन चिन्ह। ठीक है, तो जहाँ विकारी शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आता है तो वो क्या कहलाते हैं? अब देखो, योजक चिन्ह यहाँ भी था, कंफ्यूज मत हो जाना, ये धीरे धीरे आगे, ये कल, लेकिन ये अविकारी शब्द थे। अविकारी शब्दों के बीच में, अव्यय के बीच में योजक चिन्ह आएगा तो अव्ययी भाव। लेकिन संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, ये संज्ञा, ये सर्वनाम, ये विशेषण, ये क्रिया, इनके बीच में योजक चिन्ह आएगा तो क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास। इसके बाद पांचवी कंडीशन, पांचवी कंडीशन क्या है जी? जो शब्द, जो शब्द संबंध को प्रकट करे, जो शब्द संबंध को, जो शब्द संबंध को प्रकट करे। संबंध को प्रकट कैसे करेंगे? जैसे गुरु शिष्य, पति पत्नी, भाई बहन, जीजा साली, ताऊ ताई। ठीक है, मामा मामी, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, ये सब क्या है जी? ये सब संबंध को प्रकट करे। इनमें दोनों की प्रधानता है, मामा की भी, मामी की भी, ताऊ की, ताई की भी, जीजा साली। ठीक है, तो जो संबंध को प्रकट करे, यहाँ दोनों शब्दों की प्रधानता हो, वो क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास के उदाहरण। इसके बाद जहाँ तीन शब्दों, जहाँ तीन शब्द हो, जहाँ तीन शब्द हो, जहाँ तीन शब्द हो तो क्या कहलाता है? जैसे तन मन, तन मन धन। ठीक है, तन मन धन, जहाँ तीन शब्द हो, तन मन धन, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, आन बान शान, लाल बाल पाल, राम लक्ष्मण भरत, शत्रुघ्न भी ले लो, शत्रुघ्न। ये सब क्या है जी? तीन को छोड़ के तीन, दो से ज्यादा भी कह सकते हैं, चार भी हो सकते हैं।
यानी कि यहाँ तन मन और धन, रोटी कपड़ा और मकान, आन बान और शान, लाल बाल और पाल, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये समास विग्रह भी करेंगे नहीं। तो ये 6 कंडीशन किसकी है, जहां दोनों पद प्रधान हो, जैसे गुरु शिष्य माता पिता, ठीक है। सभी विलोम शब्द द्वंद्व समास के अंदर आएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है। जहां प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिद्वंद था, जैसे कर्ण और अर्जुन के बीच में क्या है, प्रतियोगिता है, कौन बड़ा धनुधारी है, रावण, झूठ जीतेगा या सच, सत्य और असत्य की प्रतियोगिता, जीत और हार की प्रतियोगिता, ईमानदारी और बेईमानी की प्रतियोगिता, ठीक है। जहां विकारी शब्द में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रियाओं के बीच में योजक चिन्ह हाइफन लगे, वे भी जो शब्द संबंध को प्रकट करते हो, वे सब क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। अब आ जाओ सातवीं कंडीशन। सातवीं कंडीशन है हमारी लास्ट कंडीशन, जहां समास विग्रह करने पर, 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 समास विग्रह करने पर और या अथवा, और या अथवा शब्दों का प्रयोग, अथवा शब्दों का प्रयोग हो, तो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यहाँ पे राम और लक्ष्मण, रणवीर या रणधीर, भारत अथवा पाकिस्तान, आतंकवाद अथवा शांति। तो यहाँ पे हमने क्या प्रयोग किया जी, और, यहाँ और अथवा। जहाँ समास विग्रह करने पर दो शब्दों के बीच में और या अथवा आ जाए, वो भी क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास। क्यों, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। जी ठीक है जी। यहां तक क्लियर है सारी चीजें। तो रीजन क्या है, जो मारे हुए हैं रट्टा हिंदी में, उनको समझ में कुछ नहीं आएगा, और जिनको लेना है सिलेक्शन 2026 और 27 में, तो वो हो गए हैं द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास से फ्री। हर टॉपिक को एक नए तरीके से पढ़ोगे, एक टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा उसका कोई डाउट नहीं बचेगा, बोर्ड पे जो लिख देंगे उससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। अब मुद्दा ये है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है। एक आईक्यू लेवल ये होता है जो पढ़ेगा 2026 में, तैयारी चल रही होगी 2029 की। एक स्टूडेंट वे होते हैं जो 2026 में ही पढ़ के 2026 में ही नौकरी ले लेंगे, 2026 में ही अपनी परीक्षा पास कर लेंगे। दूसरे बच्चे ये होते हैं कि पढ़ने की उम्र हो गई है, पड़ोसियों का सिलेक्शन हो गया, रिश्तेदारी में से कहीं ऑलरेडी नौकरी पा चुके हैं, अब उनको भी मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, बाकी दिलचस्पी नहीं है। वो जब क्लास में आते हैं तो आते ही उनकी मानसिकता ये होती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं केवल 99 पे फोकस करता हूँ, पैसे के मामले में भी और स्टूडेंट के मामले में भी, ठीक है। मैं कभी 100 करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मान के चलो मैं 100 बच्चे पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा फोकस ये होता है कि 99 की समझ में आए, एक की समझ में ना आए, क्योंकि ये जो एक बच्चा है ना, ये आपको ध्यान रखना है,
ये मुझे दूसरे बैच में भी चाहिएगा, क्योंकि इसके बाद भी मेरे बहुत सारे बैच आएंगे। अगर सबके 100 की 100 की समझ में आ जाए तो फिर ये एक कहाँ से लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सबको तो नौकरी मिलती नहीं है, वैकेंसी कम होती है, ठीक है, उसमें फार्म बहुत ज़्यादा जाते हैं, तो इसीलिए मैं इसको 2029 के लिए रखता हूँ, ठीक है। तो बाकी का तो हो जाएगा काम यहाँ पे 2026-27 में, लेकिन ये जो एक है इसकी तैयारी मैं 2029 के लिए कर, तो इसीलिए प्यारे दोस्तों इन सब के पीछे कहने का सार यही है कि जब हम किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक से भरने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी के साथ पढ़ेंगे तो हम 100% उसका क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल सही करें, बिल्कुल सही, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हर जगह वायरस है, चाहे वो स्टूडेंट के रूप में हो, ठीक है, एक आम व्यक्ति के रूप में हो, हर जगह एक वायरस होता है। फोन है उसमें भी है, ठीक है, रिश्तेदार है उसमें भी है, पड़ोसी है तो वहाँ पे भी एक वायरस है। ऐसे ही मेरे स्टूडेंटों में भी एक वायरस आ जाता है। अब इसके लिए जब तक मैं एंटीवायरस अलग से दूसरे बैच में नहीं लाऊंगा तब तक इसको समझ में नहीं आए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं 99 बच्चे जो खुश है मेरे से पढ़ के, मैं उसकी खुशी को एंजॉय करता हूँ। एक की वजह से मैं -1% भी टेंशन नहीं लेता हूँ, ठीक, क्योंकि इसकी एज या तो कम है या इसका IQ लेवल कम है या इसको वास्तव में अभी नौकरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि मैंने जो कहा इसके पड़ोसी इसके रिश्तेदार सिलेक्शन पा गए, इसलिए इसको भी लगा कि मुझे भी अब बैच खरीद लेना चाहिए, अब फिर हम पढ़ाई करेंगे। रीजन क्या है कि जो चीज़ आप पहले से पढ़े हुए हो आपको अगर वही रिपीट कराऊँ तो बहुत अच्छा है, चाहे उसमें से पेपर में कुछ ना है, चाहे मैं एक टॉपिक की सारी क्वेश्चन की वेराइटी कवर ना करूं, आपको अच्छा लगेगा। मैं इतनी सारी चीजें जो रख दिया तो ये तो वही ले पाएगा ना जिसका IQ लेवल हो। अब इसमें ये देखो आपको 2 समास पढ़ाए गए, दोनों की आपको कंडीशन बताई गई कि जहाँ पहला पद प्रधान हो तो पहला पद प्रधान समास अव्ययी भाव, और वो पहला पद या तो उपसर्ग होगा, उपसर्ग कैसे पहचानेंगे, शब्दांश के रूप में, वो निपात होगा, निपात कैसे पहचानेंगे, जो किसी लिंग वचन काल कारक में बदले ही ना, अव्यय कैसे पहचानेंगे, जो किसी लिंग वचन काल कारक में बदले ही ना। तो उपसर्ग निपात और अव्यय जहां होंगे वो अव्ययी भाव समास होगा, इसी वजह से तो इसका नाम अव्ययी भाव पड़ा। फिर इसके बाद हमें ये पता है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं, तो जो नपुंसकलिंग शब्द है हमारा वे सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अव्ययी भाव समास में शब्दों की आवर्ती बिना योजक चिन्ह की होगी, और बिना योजक चिन्ह के कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है जी, दिनों दिन रातों रात। अब योजक चिन्ह आ जाएगा तो बन गया द्वंद्व। अब दोनों में अंतर हो गया, द्वंद्व में और अव्यय में क्या, कि यहाँ शब्दों की आवर्ती बिना योजक चिन्ह के होती है, यहाँ शब्दों की आवर्ती योजक चिन्ह के साथ होती है। इसके बाद द्वंद्व समास, द्वंद्व कहते हैं झगड़े को, फसाद को, द्वंद्व कहते हैं आपस में एक दूसरे के विरोध में खड़ा होना। तो जब विरोध में खड़े होंगे तो दोनों की प्रधानता होगी, तो यहाँ पे जहाँ दोनों पद प्रधान हो द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, विलोम शब्द में दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ प्रतियोगिता, प्रतियोगिता किसे कहते हैं, कंपटीशन को, तो यहाँ सब में कंपटीशन है, भाजपा कांग्रेस में ईमानदारी बेईमानी जीतेगी, कर्ण जीतेगा या अर्जुन जीतेगा, इनमें सब में क्या है, ठीक है, जहाँ विकारी शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया के बीच में हाइपन हो जो संबंध को प्रकट करे, जहाँ 2 से अधिक शब्द आए, 3 आए या 3 से ज्यादा आ जाए तो वो भी क्या कहलाता है, द्वंद्व समास। और इसमें एक चीज आप और ऐड करो, यहाँ पे ये जो कंडीशन है ना, इसमें एक चीज आपको और ऐड करनी है, यहाँ पे करोगे समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय, समास विग्रह करते समय अनुसार के अनुसार शब्दों का प्रयोग, अनुसार के अनुसार शब्दों का प्रयोग होता है, शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है, अनुसार के अनुसार शब्दों का प्रयोग होगा, ठीक है। कैसे करेंगे जी, यहाँ पे जैसे यथाशक्ति, तो इसको क्या बोलेंगे, शक्ति के अनुसार। अब ये क्या हो गया जी, ये हो गया समास विग्रह, किसी शब्द को
अलग अलग करने की रीति को समास विग्रह कह रहे। शब्द की छोटी से छोटी, यथा योग्यता, योग्यता के अनुसार, यथा योग्यता क्या हो जाएगा, योग्यता के अनुसार। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जहां भी आपको ये दिखाई दे, अनुसार दिखाई दे, के अनुसार दिखाई दे, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके अव्ययी भाव समास। अब आ जाते हैं समास का तीसरा भेद। समास का तीसरा भेद है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहाँ होगा, कर्मधारय समास जहां पहला पद व दूसरा पद मिलकर, दूसरा पद मिलकर कर्ता या कार्य को करने, कार्य को करने वाले का बोध कराए, बोध कराए, वो क्या कहलाता है, कर्मधारय समास। वो क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, ये कहलाएगा आपका कुंभकार, लोहार, चर्मकार, स्वर्णकार, चाय वाला, सब्जी वाला, दूध वाला और पान वाला। ये सारे के सारे क्या काम करा रहे हैं, कर्ता का बोध करा रहे हैं। दूसरा, जहां दोनों पद विशेषण या विशेष्य हो, दोनों पद विशेषण विशेष्य हो। विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। कैसे बताएंगे, यहाँ पे कृष्ण सर्प, महात्मा, महात्मा, पीताम्बर, सुंदर स्त्री, नटखट, नटखट बालक, नटखट बालक, शैतान छात्र। ठीक है जी, ये सब क्या है, दोनों विशेषण विशेष। तीसरा, जहां दोनों पद, जहां दोनों पद उपमान उपमेय, जहां दोनों पद उपमान उपमेय। तो दोनों पद उपमान इसमें कैसे होगा, चंद्रमुख, देहलता, गजगामिनी, मुखचंद्र, कनकलता, कमलने, कनक लता, कमल नहीं। फोर्थ, जहां
समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर जो समान रूपी एवं तुल्य तुल्य शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग हो, वो भी क्या कहलाएगा? अव्ययी भाव समास। अब इनको देखो जी, इसमें लिखा है कर्मधारी है, कर्म का मतलब कार्य होता है, और धार्य मतलब धारण करने वाला। एक कार्य और दूसरा उस कार्य को धारण करने वाला, ये लिखा हुआ है। जहाँ पहला पद व दूसरा पद मिलकर करता है कार्य को करने वाले का बोध कराए, तो ये रहा कार्य। कुंभकार घड़े को बनाने वाला कर्ता, लोहार लोहे का काम करने वाला, चर्मकार चमड़े का काम करने वाला, स्वर्णकार सोने का काम करने वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, पान वाला, दुकान वाला, फेरी वाला, अखबार वाला, ये सब क्या है? कार्य और कार्य को करने वाले। ठीक है। जहां दोनों पद विशेषण विशेष्य हो, तो ये कृष्ण मतलब सांवला, तो सांवलापन किसमें? सांप में। महानता किसमें? आत्मा में। ये पीलापन किसमें? अंबर वस्त्र में। सुंदरता किसमें? स्त्री में। नटखटपन किसमें? बालक में। शैतानी किसमें? छात्र में। ऐसे कमीना मंत्री। तो विशेषण क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव गुण, और वो विशेष्य क्या है? जिसके अंदर वे गुण पाए जाते हैं। ईमानदार शिक्षक है तो ईमानदार विशेषण है, शिक्षक हो गया आपका विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है। परिश्रमी छात्र है तो परिश्रमी क्या? विशेषण, और छात्र क्या हो गया? विशेषण। मोटा आदमी, पतला आदमी, लंबा आदमी, ठीक है, ये सब क्या है? विशेषण विशेष्य है। तो इसी वजह से कर्मधारय समास को विशेषण विशेष्य समास भी कहा जाता है। कर्मधारय समास के दो अन्य नाम विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय समास। जहां दोनों उपमान उपमेय हो, तो दोनों क्या? दोनों पद। तो जहां दोनों पद उपमान और उपमेय हो, चंद्रमुख, चंद्रमा क्या है? उपमान, ठीक है, जिससे तुलना की जाती है, और जिसकी की जाए वो मुख है, तो ये उपमान है, ये उपमेय। इसमें लता उपमान है, इसमें गज उपमान है, इसमें चंद्र उपमान है, इसमें लता उपमान है, और इसमें कमल उपमान है। बाकी जो बच गया दूसरा वो उपमेय। तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान है, जो हमेशा प्रकृति होता है, नेचर होता है। यहाँ चंद्रमा क्या है? नेचर है। लता नेचर है। गज यहाँ पे उसकी विशेषता पहले है, गज के समान चलने वाली। कोई भारी भरकम लेडीज है, मोटी, हाथी के जैसे चलती है चाल वाली, वो गज गामिनी कहलाती है। ऐसे ही मुख चंद्र, ठीक है, तो चंद्रमा के समान मुख है। कनक लता, कमल ने, कमल के समान ने। तो जहाँ दोनों पद उपमान उपमेय हो, वो भी क्या कहलाएगा? जहां समास विग्रह करने पर जो समान रूपी तुल्य शब्दों का प्रयोग हो। कैसे करोगे ये भी देखो, कैसे करोगे जी इनका प्रयोग। यहाँ पे आ गया हमारा पीतांबर, पीतांबर पीला है वस्त्र जो। इसके बाद कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। इसके बाद वचनामृत, वचन रूपी अमृत। इसके बाद घनश्याम, घन बादल इव समान, बादल के समान काला अर्थात श्याम। ठीक है जी। तुल्य, ठीक है, तुल्य। गुरुतुल्य,
गुरु के समान, गुरु के समान या तुल्य। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गुरु के यहाँ दो मीनिंग है, एक तो शिक्षक, दूसरा बड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या करना है जी, जो इसमें समान, इसमें रूपी, इसमें इव, इसमें के समान या तुल्य, इनका प्रयोग जहां हो गया तो समझ लो वे समास विग्रह कर्मधारय के हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज क्यों हैं, सर पीताम्बर तो भगवान विष्णु को कहते हैं, तो बहुवीरी समास का उदाहरण है। जब ऑप्शन में बहुवीरी है ही नहीं तो फिर ये बहुवीरी का उदाहरण कैसे हो जाएगा। ऑप्शन 4 है, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु। तो राइट आंसर क्या है, कर्मधारय। और जब ऑप्शन में बहुवीरी होगा तब राइट आंसर बहुवीरी होगा। क्यों, क्योंकि अब वो उसको थर्ड पर्सन मान रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कर्मधारय समास में बाद वाला शब्द प्रधान होता है। कर्मधारय दूसरा, इसी को कहते हैं द्वितीय, इसी को कहते हैं बाद वाला, बाद वाला पद प्रधान समास। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाद वाले का मतलब क्या हुआ, यहाँ सर्प की प्रधानता है, यहाँ आत्मा की, यहाँ वस्त्र की, यहाँ स्त्री की, यहाँ बालक की, यहाँ छात्र की प्रधानता। क्लियर। तो कर्मधारय समास के दो अन्य नाम, विशेषण विशेष्य समास और उपमान उपमेय समास। ये भी कंडीशन क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद फोर्थ कंडीशन है हमारी द्विगु समास। इसकी है जी द्विगु समास। कहाँ होगा, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची, दूसरे पद की प्रधानता, संख्या जी दूसरे पद की, दूसरे पद की प्रधानता, पहला पद संख्यावाची, दूसरे पद की प्रधानता कहाँ होती है, द्विगु समास। दूसरा द्विगु का शाब्दिक अर्थ, द्विगु का, द्विगु का शाब्दिक अर्थ, द्विगु का शाब्दिक अर्थ क्या है, संख्या या समूह। समूहवाची और संख्यावाची। तीसरा संख्यावाची व समूहवाची, संख्यावाची, समूहवाची व संख्यावाची व समूहवाची शब्दों में, शब्दों में द्विगु समास होता है, द्विगु समास होता है। फोर्थ समाह, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर समूह, समास विग्रह करने पर समूह या समाहार, समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग होता है। समास विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो जी, एक, एक दंत,
एक मंत्र, एकांत, एक ईश्वर। ठीक है जी। इसके बाद आगे हम दो पे, दो पैर, दो पैर, द्विधुर, द्विमुखी। ठीक है। दो राहा, इसके बाद तीन, त्रिनेत्र, त्रिकाल, त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिगुण, त्रिगुण। त्रिनेत्र का त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिकोणा। इसके बाद बात आई हमारे यहाँ फोर्थ, चौराहा, चौमासा, चौगाम, चौगाम, चारपाई, चतुर्भुज, चतुर्मुख, चतुर्भुज, चतुर्मुख, चतुरानन। पंचकर्म, पंचांग, पंचासु, पंचामृत, पंचनाद, पंचनदी। इसके बाद षडानन, षडासन, षटकोण, षटकर्म, षडानन, षडासन, षटकोण, षटकर्म, षष्टांग। ये सारे के सारे एग्जाम्पल, जब तक ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है तो द्विगु समास के उदाहरण है। सातवां, सप्तपदी। क्लियर। सप्तांग, सप्तऋषि, सतसई, इसके बाद अष्टावर्क, अष्टांग, अष्टाध्यायी। नवग्रह, नवरत्न, नौलखा, नवरात्र, नवरात्रि,
10वां, दशानन, दशरथ, दस अवतार, दशमेश। क्लियर। ये यहाँ 1 से लेके 10 तक की संख्या यूज हुई। जहाँ पहला पद संख्यावाची हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जहाँ पहला पद संख्यावाची हो उनको क्या कहते हैं? जहाँ पहला पद संख्यावाची हो द्विगु समास। दूसरे पद की प्रधानता होगी। दूसरा पद कौन सा होगा? दूसरा पद होगा यहाँ पर दंत, यहाँ पर पैर, यहाँ पर नेत्र। ठीक है, दूसरे पद की प्रधानता। द्विगु का शाब्दिक अर्थ संख्या या समूह है। ये तो संख्या को बताएगा या फिर बताएगा समूह को। तो संख्यावाची और समूहवाची शब्दों में क्या होगा? द्विगु समास। समास विग्रह करने पर क्या हो जाएगा? समूह या समाहार। लेकिन उससे पहले आपको ये सीखना है, इसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवीरी समास के उदाहरण हैं। वो कब? जब ऑप्शन में बहुवीरी होगा। वे कौन कौन से हैं? एक दंत बहुवीरी समास। इसके बाद द्विमुखी सांप होता है 2। त्रिनेत्र भगवान शिव। ठीक है जी। इसके बाद चतुर्भुज, 4 भुजाएं वाला विष्णु। चतुर्मुख ब्रह्मा जी, चतुरानन ब्रह्मा जी। ठीक है, पंचानन हनुमान। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर षडानन कार्तिकेय बहुवीरी समास के उदाहरण। कब? ठीक है, इसके बाद अष्टाध्यायी पाणिनि की व्याकरण की पुस्तक। ठीक है, इसके बाद यहाँ दशानन रावण, दशरथ राम के पिता, जिनको मैंने सर्कल किया है येलो पेन से, वे तब तक बहुवीरी समास के उदाहरण है जब ऑप्शन में बहुवीरी हो। अगर ऑप्शन में बहुवीरी नहीं है, ये सारे के सारे द्विगु समास के उदाहरण है, क्योंकि इन पर ये द्विगु की कंडीशन अप्लाई होती है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है? समूहवाची तो हो गया जी आपका संख्यावाची। अब आ जाओ समूहवाची शब्द। समूहवाची शब्द वे संख्यावाची थे। समूहवाची शब्द कौन से होते हैं? जो समूह को बताएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे जी? हम समास विग्रह करेंगे। समास विग्रह करेंगे। तो समूहवाची शब्द हो गए जी हमारे यहाँ सप्ताह, अष्टमी, यहाँ पे दशक, शतक, शताब्दी, शताब्दी, चवन्नी, पंजाब, सत, ये सारे के सारे सप्ताह 7 दिनों का, 7 दिनों का अष्टमी, 8 तिथियों का दशक, 10 वर्षों का समूह। ठीक है जी। शतक 100 वस्तुओं का समूह। शताब्दी 100 वर्षों का समूह। चवन्नी 4 आनों का समूह। पंजाब 5 नदियों का, 5 नदियों का समूह। सतसई 700 पदों का, 700 पदों का
समूह। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ समूह के स्थान पे हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? समाहार। 7 दिनों का समाहार। समूह तद्भव शब्द है, समाहार संस्कृत का तत्सम शब्द है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या कहलाए जी आपके? ये समास विग्रह कहलाए, और ये क्या कहलाए आपके? समूहवाची शब्द कहलाए। ये सारे क्या थे जी आपके? संख्यावाची शब्द। आपको यही कहा गया। इसमें एक होता है समूहवाची, ये वाला, दूसरा होता है एक संख्यावाची होता है, और दूसरा क्या होता है आपका? समूहवाची। क्लियर? तो संख्यावाची शब्द ये थे, और समूहवाची ये वाले समूहवाची शब्द आपके ये थे, जिसमें आप ढूंढोगे 2 पद। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ दिख रहे हैं एक। तो ये सारे के सारे क्या थे? समूहवाची शब्द। इनका समास विग्रह करने पर या तो हम समूह का या फिर समाहार का प्रयोग करेंगे। अब बच गए आपके यहाँ पे 2 समास। इनमें से एक है आपका तत्पुरुष समास, 5वां, जो करेंगे हम कल वाली क्लास में कंप्लीट। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। और दूसरा क्या है? बहुव्रीहि समास। आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। अगर सब कुछ क्लियर समझ में आ गया हो तो एक बार क्लास का फीडबैक भी देंगे, और जो डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों।